ये बताइएगा, आपको गाज़ी क्यों कहते हैं? नाम है या तखल्लुस है या बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, कोई मुहम्मात हैं? एक तो जंग आपने लड़ी है जो यहाँ का सियासी माहौल चेंज किया, उस जंग में तो आपको गाज़ी कहना चाहिए। तो ये बताइए कि गाज़ी क्यों कहते हैं? काफ़ी लोग हमें ये कहते हैं कि यार जब आप उनसे मिलें बात करें तो ये ज़रूर जानिएगा कि उनको गाज़ी क्यों कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शायद मेरा रोना ही निकल जाए। तो ये सारा क्रेडिट मेरे बुज़ुर्गों को जाता है। मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो सारे माइग्रेटेड हैं फ्रॉम इंडिया। तो जब माइग्रेशन हुई, ड्यूरिंग माइग्रेशन हमारे ख़ानदान के आलमोस्ट 40+ लोग शहीद किए गए। एक लाइन में खड़ा करके उनको ब्रस्ट ऐसे गोलियों से उड़ा दिया गया। तो इतने ज़्यादा वो शहादतें हुई और इतने ज़्यादा जो हमारे ऊपर जुल्म और सितम हुए, और इस अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान के बनाने में मेरे बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा इसमें वो खून और इसमें उनकी सारी दुआएं वो शामिल हैं। तो जब मेरी पैदाइश हुई 1971 जस्ट आफ्टर वॉर, तो मेरे वाले साहब के दिल में दिमाग में वही बात आई कि तब जब हमारी वो माइग्रेशन हुई थी तो इतनी शहादतें हुई थी, तो अगर आज वही दिन होते या वहाँ पे ही हम होते तो इस मेरे बेटे के साथ क्या होता। तो उनके यही नज़र में, यही उनके ज़हन में था। तो उन्होंने मतलब बिला सोचे समझे मेरा नाम जो है ना वो गाज़ी रखा। सब स्कूल से भागने का इत्तेफाक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी आप सुन के अजीब आपको शायद फ़ील हो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MBA मार्केटिंग किया 97 में। तो मैंने MBA करने तक कभी स्कूल से छुट्टी करने का, जैसे वो फुट के जाके वो कोई चनियोड़ जा रहा है, कोई गट वाला होता था हमारे पार्क, वो कोई वहाँ पे चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है। मैंने साइंस कॉलेज समनाबाद से FSC की, मैट्रिक मैंने क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल से किया। तो MBA ये तब तो एक ही अदारा था, कॉलेज ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से मैंने MBA किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक एक छुट्टी की नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर अपडेट्स वीडियो आपको मिल सकें। नाज़रीन, आज हम FDA सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ चेयरमैन FDA सिटी गाज़ी मोहम्मद उमर मौजूद हैं। रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशन के ये चेयरमैन हैं। इससे पहले गाज़ी मोहम्मद उमर चेयरमैन हैं जो सिटी कौंसिल नंबर 13 हैं। और पहली बार जब ये चेयरमैन बने तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की सियासत में एक हलचल थी, नौजवानों का एक बड़ा साथ था और गाज़ी मोहम्मद उमर के नाम का नारा जो है वो हर तरफ था। समाना और रसूलपुर दो गाँव जो हैं वो इसमें आते थे सिटी कौंसिल नंबर 13 में, और भरपूर अंदाज में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट किया और बेहतरीन अंदाज में विन किया। बल्कि नौजवानों की जो आवाज़ थी वो गाज़ी मोहम्मद उमर थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सियासी दौर कैसा रहा, सियासत में आना कैसे हुआ और क्या सियासत को पहले ये लाइक करते थे या मजबूरी के तौर पर सियासत में आए या लोगों के इसरार पर सियासत में आए। जब पहली ही बार इलेक्शन में आए तो जीते, वाज़े अंदाज में जीते, लोग बड़े खुश हुए और जीतने के बाद जो है लोगों का ये कहना था कि इलाके की सियासत का जो अब माहौल है, जो हवा है, जो ट्रैक है वो तब्दील हो गया है। बात करते हैं उनसे, जानते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर ये बताइएगा, रियल एस्टेट डीलर एसोसिएशन FDA सिटी की आप चेयरमैन हैं इस वक्त, वैसे भी आप चेयरमैन हैं, अब तो नाम के साथ ही चेयरमैन लगता है। तो बताइएगा कैसा लगता है जब लोग बात करते हुए कहते हैं जी चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उसने मुझे इस लायक बनाया और मुझे चेयरमैन, एक चेयरमैन ही, दो चेयरमैन, अब तो ज़ाहिर है हर बंदा एक चेयरमैन के नाम से एक सिंबल बन गया है। तो मुझे चेयरमैन कह के सब लोग बुलाते हैं। अब FDA में मेरा मामला है तो FDA के लोग सारे एज आ चेयरमैन ही मुझे जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा अल्लाह का ही करम है, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी है। अच्छा गाइस साहब, ये भी बताइएगा जब रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशन की तंजीम जो है वो बनाई गई, उसकी बुनियाद रखी गई, तो जब वो सिलेक्शन हो रही थी, ओहदे अनाउंस किए जा रहे थे, तो ये हुस्न इत्तफाक है या बिल्कुल इत्तफाक है कि यहाँ भी चेयरमैन ही? देखिए असल में वो एक तो मैं सीनियर मोस्ट हूँ यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले काम करने वालों में से हूँ। तो दूसरा ये बीइंग चेयरमैन, पहले मैं चेयरमैन था तो सबकी ज़बान में या एक ही आवाज़ आई कि जी चेयरमैन साहब को चेयरमैन ही होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने इसकी तायद की। तो बगैर किसी मुकाबले के, बगैर किसी उसमें, वो सब लोगों ने मुझे ही चेयरमैन जो है ना बनाया। वैसे यहाँ FDA में डीलर्स के लिए बड़े प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना था।
जब से रियल एस्टेट डीलर एसोसिएशन बनी है और आप बतौर चेयरमैन यहाँ काफ़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और तमाम मसाइल को देख रहे हैं, क्या समझते हैं पहले का दौर जब तंजीम नहीं बनी थी कितने ज़्यादा मसाइल थे, जब से आप कोशिश कर रहे हैं और आपकी क़यादत कोशिश कर रही है, आपके जो टीम के दीगर मेंबरान और अहदेदारान हैं वो कोशिश कर रहे हैं, मसाइल किस कदर कम हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिटी तो हर लिहाज से आपको पता है कि जहाँ भी कहीं यूनिटी है वो यूनिटी का कोई है ही नहीं है, कोई मुतबादल। पहले तो हम लोग अपनी अपनी कोशिश करते थे, सारे लोग अपने अपने तई जो हो सकता था करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब एक प्लेटफॉर्म मिला, सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिंसीयर हैं और सिंसीरिटी सबसे ज़्यादा अहम है और इसमें यूनिटी अहम है। कोई मसला मेरे कोई जानने वाला है या किसी और का जानने वाला है, सब एक जब मुतहद होकर कोई काम को कोशिश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम रुकता नहीं है। हमारा अब जो मामला है, अब हर काम जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है उसमें कुछ चाहे 2 दिन 4 दिन लग जाएं, तो यूनिटी इसमें ही बरकत है। क़यादत के हवाले से क्या कहेंगे? मियाँ तनवीर रियाज़ जो हैं कैसे किस अंदाज़ में क़यादत कर रहे हैं, बड़े एग्रेसिव हैं वो काम करने के मामले में, क्या कहेंगे इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ तनवीर रियाज़ साहब, उनकी ही मेन सब क्रेडिट उनको ही जाता है। बाकी यूनिटी हमारे लेवल पे हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया। उन्होंने जो हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया ना, सबसे ज़्यादा बड़ा क्रेडिट उनको यही जाता है। तो वो अपने तय जो भी मामला आता है उनमें कभी ऐसा नज़र नहीं आया कि वो कोई खुद गर्जी या लालच वाला कोई पहलू हो उनमें, तो वो वॉलंटरली और बिल्कुल खिदमत खलक के जज्बे से वो हमारे साथ हैं और हमेशा शाना बशाना हमारे हर जगह पे खड़े रहते हैं। तो उनमें कभी कोई लालच या कोई अपना ज़ाती वो कोई मामला नहीं देखा, तो यही वजह है हमारी कामयाबी की। मियाँ साहब काफ़ी मेहनत करते हैं अपने काम के हवाले से भी और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से, ये बताइएगा आपको गाजी क्यों कहते हैं? नाम है या तखल्लुस है या बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, कोई मुहम्मत हैं? एक तो जंग आपने लड़ी है जो यहाँ का सियासी माहौल चेंज किया है, उस जंग में तो आपको गाजी कहना चाहिए। तो ये बताइए कि गाजी क्यों कहते हैं? काफ़ी लोग हमें ये कहते हैं कि यार जब आप उनसे मिलें बात करें तो ये ज़रूर जानिएगा कि उनको गाजी क्यों कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें शायद मेरा रोना ही निकल जाए। तो ये सारा क्रेडिट मेरे बुज़ुर्गों को जाता है। मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो सारे माइग्रेटेड हैं फ्रॉम इंडिया। तो जब माइग्रेशन हुई, ड्यूरिंग माइग्रेशन हमारे ख़ानदान के आलमोस्ट 40+ लोग शहीद किए गए। एक लाइन में खड़ा करके उनको ब्रस्ट ऐसे गोलियों से उड़ा दिया गया। तो इतने ज़्यादा वो शहादतें हुई और इतने ज़्यादा जो हमारे ऊपर जुल्म और सितम हुए, और इस अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान के बनाने में मेरे बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा इसमें वो खून और इसमें उनकी सारी दुआएं वो शामिल हैं। तो जब मेरी पैदाइश हुई 1971 जस्ट आफ्टर वॉर, तो मेरे वाले साहब के दिल में दिमाग में वही बात आई कि तब जब हमारी वो माइग्रेशन हुई थी तो इतनी शहादतें हुई थी, तो अगर आज वही दिन होते या वहाँ पे ही हम होते तो इस मेरे बेटे के साथ क्या होता। तो उनके यही नज़र में यही उनके ज़हन में था। तो उन्होंने मतलब बिला सोचे समझे मेरा नाम जो है ना वो गाज़ी रखा। वो ये मेरा बाई बर्थ मेरे वाले साहब ने ओरिजिनल नाम है, कोई तखल्लुस नहीं है, उन्होंने ही मेरा नाम सेलेक्ट किया, गाज़ी मोहम्मद उमर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़ा ज़्यादा वो खुश होता हूँ कि कोई एक मेरे नाम की कोई एक तारीख़ है, कोई वजह है और इसमें मेरे बुज़ुर्गों का खून शामिल है, और ये मेरी मेन वजह है। जी व्यूअर्स, जिस तरह से काफ़ी लोग ये जानना चाहते थे कि उनको गाजी क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले तो हम उन शहदा को खराज तहसीन पेश करेंगे। उनके अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी शहादतें उस खून का नतीजा है जो उन्होंने वतन अजीज़ को बनाने के लिए दी हैं। परवरदिगार करवट करवट उन पर रहमतें फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये शहदा ही हैं जिनकी बदौलत आज हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है। तो इस हवाले से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, आपको परवरदिगार जो है आप पर मज़ीद इस हवाले से मेहरबानियाँ फरमाए, चूँकि शहादतों की एक दास्तान आप फरमा रहे हैं। तो गाज़ी साहब, पहले तो हम बड़े इंटरेस्टिंग माहौल में ये पूछना चाह रहे थे, तो अब हमें समझ आई है कि ये गाज़ी जो है ये आसान काम नहीं है, ये नाम भी आसान नहीं है, इसके पीछे एक तरीक़ा है। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जानना ये चाहेंगे कि इलेक्शन आपकी बड़ी संजीदा सी तबीयत है, कभी कभी आपका मूड जो है वो खुशगवार ही होता है, लेकिन आप तकरीबन ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं। तो इलेक्शन आपने लड़ने का कैसे सोचा? ये ऐसे था कि मेरे गांव में 2 धड़े थे, एक हमेशा हारने वाला और एक हमेशा जीतने वाला। तो हम लोग जीतने वाले धड़े के साथ थे। तो जो असल वजह ये बनी कि दोनों धड़ों की आपस में सुलह हो गई
और उन्होंने हमारी बरादरी राई बरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्होंने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि हमारे साथ वो मशवरा ही कर लें कि जी हम ये इलेक्शन अब लड़ना चाह रहे हैं। तो हम दोनों धड़े वो मिल के वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो मुझे ये कुछ अच्छा ना लगा कि यार ये तो सुलह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हम इतनी मुद्दत से इनके साथ अटैच हैं, एक धड़े के साथ अटैच हैं, तो हमारी अहमियत कुछ तो होनी चाहिए थी कि वो हमें पूछ ही लेते कि ये क्या मामला है। तो या हमें कम से कम वो ले लेते वाइस चेयरमैन वगैरह, या जो भी मुशावरत होनी चाहिए थी, उन्होंने हमें पूछा ही नहीं है। तो मुझे इस पे जो है ना वो बिल्कुल वो फिर मेरा जो है ना वो हुआ कि मैंने लड़ना है इलेक्शन चाहे जो मर्ज़ी हो। तो उसमें इतनी ज़्यादा जोश और वलवला था, मेरी बरादरी भी उसमें भी फिर इमोशनल एक वो आ गया आंसर। तो उन्होंने इकट्ठापन साबित किया कि हम राई या दूसरी दीगर जो बरादरियाँ हैं, हमारी रहमानी बरादरी है, अंसारी बरादरी है और राना बरादरी है और शमसी बरादरी है, इन्होंने भी फिर हमारा साथ दिया और वो हमारी हक सच की फिर फतह हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई साहब, आप क्या ये नहीं समझते हैं कि आवाम तो ये समझते हैं कि एक इलाके की तारीख बदली है, चूँकि इलेक्शन में जिस तरह से आप पहली बार आए, आपके जो वाइस चेयरमैन थे राया नामुल्लाह नोमी, वो भी पहली बार इलेक्शन में इस तरह से अपीयर हुए, और जिस तरह से आपने वो इलेक्शन जीता और आवाम तो इस पर बड़ी खुशी का इज़हार करते रहे, वो तो बड़े खुश रहे कि इलाके का जो सियासी माहौल है, जो ट्रैक है, वो बदला है। आप क्या तब्दीली समझते हैं जब आपने विन किया और आपकी जो एंट्री है पॉलिटिशियन, क्या कहेंगे इसमें? जी, पहले जो था हमारे गांव का मामला, वो ज़्यादा सीनियर लोग थे या वो ज़्यादा कह लें हमारे से बड़े थे, तो उनका वो विज़न शायद नहीं था जो यंग जनरेशन में है, या यंग जनरेशन जैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है, अपने मामलात का, अपने किसी भी प्रॉब्लम का जो वो उजागर कर सकती है, हर प्लेटफॉर्म पे जा सकती है, बोल्डली किसी भी प्लेटफॉर्म पे डीसी के सामने पेश होना है, एसी के सामने पेश होना है, या डीजी एफडीए है, या कोई भी इवन कोई थाने कचहरी का मसला है, तो यंग जनरेशन में मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, वो जाके उनसे बात कर सकते हैं, अपने मामलात की आगाही, अपने मामलात का हल करवा सकते हैं। जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे उनमें शायद ये चीज़ नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चेंज हमारे गांव में आई। अब शायद हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा विजनरी हों, लेकिन ये चेंज मेरे आने से ज़रूर आई, सोच की, और वो अच्छे एक लेवल पे जाके प्लेटफॉर्म पे, जैसे हमारे मेयर साहब कभी शायद पुराने वक्तों में कोई हमारे गाँव में नहीं आया, मेरे टेन्योर में मेरे मेयर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में कोई अनगिनत बहुत दफ़ा हमारे गांव में तशरीफ़ लाए, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन वो यही था कि एक यंग जनरेशन का एक वो विजनरी होना, वो सब कुछ था। अदरवाइज़ अगर कोई सादा बंदा हो तो उसको तो कोई नहीं पास बैठाता। अच्छा भाई साहब, ये भी फरमाइएगा, जब आप चेयरमैन बने इस हवाले से खुशी भी काफ़ी ज़्यादा थी और नौजवानों का विजन जो है वो भी, चूँकि जिस तरह से वो आपकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आप ऐसे दौर में चेयरमैन मुंतखब हुए जब गवर्नमेंट जो है वो पैसा निकालना नहीं चाहती थी, लगाना नहीं चाहती थी, या गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने चेयरमैन को उतना सपोर्ट नहीं किया जितना माजी में किया गया था? अगर भरपूर सपोर्ट किया जाता तो क्या आप समझते हैं काफ़ी काम तो अब भी हुए हैं, लेकिन आप समझते थे कि ज़्यादा प्रोजेक्ट आपके जहन में थे? जी, मेरे ख्याल में जैसा हमारे साथ सलूक होना चाहिए था वो हमें इख्तियारात दिए ही नहीं गए शुरू दिन से। लेकिन इवन दैन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी हिम्मत के साथ, मेयर साहब की बहुत ज़्यादा काविशें, कोशिशें, बहुत ज़्यादा काम डेवलपमेंट के हुए, लेकिन जैसा बलदियाती निज़ाम को होना चाहिए, लोकल सतह पे जैसे बलदियाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शायद कोई भी गवर्नमेंट इसके हक़ में नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो बड़ा डिफरेंट है। MNAs का काम जो है वो लेजिस्लेशन है, उनको नालियाँ सोलंग पे लगा दिया जाता है, उनका अवाम का भी यही रिएक्शन है कि वो नालियाँ सोलंग वगैरह बनाएं। सूबाई मेंबर्स हैं वो भी ऐसे ही है, उनका तो काम ही नहीं बनता। डेवलपमेंट के हवाले से हमारी अगर अकल और सोच ये काम करे, हमारे गवर्नमेंट नुमाइंदों को अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारे ऊपर तक लोगों को ये अल्लाह ताला हिदायत दे कि ये काम MNAs MPAs का नहीं है, वो बंदे ही MNA MPAs वो लेके आए, उनके लिए ख़ास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जिनको लेजिस्लेशन का पता हो, जिनको मुईशत का पता हो, जो माहिर मुईशतदान हो, उन लोगों को लेके आएँ ताकि वो लोग मुल्क की असल प्लानिंग कर सकें, असल तरीके के साथ उसको आगे लेके जा सकें, ना कि वो लोकल सतह पे थाना कचहरी की सियासत करें या लोकल सतह पे जो है वो डेवलपमेंट के काम नालियाँ और सुलंग बनवाते फिरें। उनका तो लेवल ही नहीं है ये। तो अगर ये बलदियाती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, लोकल सतह पे इसको
बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएँ तो हमारा मुल्क बहुत आगे चला जाए। MNA के कहने पे एक सड़क बन जाती है, डिमांड होती है कि जी ये सड़क बना दें, वहाँ पे पहले सोलंग अपना वो उसका सीवरेज सिस्टम होना ज़रूरी था, उसकी ड्रेन का मसला है, वो पहले बेसिक चीज़ हो नहीं रही होती तो ऊपर से सड़क बन जाती है और फिर वही उसका वो शिकार टूट फूट का हो जाती है बिकॉज ऑफ कि वो वहाँ पे ड्रेन नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि किसी भी MNA MPs की सिफारिश पे कोई भी चीज़ बन जाती है, जबकि वहाँ पे देखना ये चाहिए कि इसका बेस कहाँ से शुरू किया जाए, उसकी फाउंडेशन को जो है वो मजबूत करना चाहिए। तो इसी हवाले से ये सारे महकमे हैं, प्लानिंग का महकमा है, सारे वो टाउन प्लानिंग का महकमा है, इनको काम में लेके आना चाहिए, बलदियाती निज़ाम को बहाल करना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हमारा ये पैसा ज़ाया हो रहा है और खरबों रुपए जो इसमें ज़ाया हो जाते हैं और हर साल यही इसमें फिर वो ठेकेदारी निज़ाम, फिर वो कमीशन माफिया, यही वजह बनती है रिश्वत की और यही वजह बनती है हमारे मुल्क की बर्बादी की। इसको मैं समझता हूँ कि बलदियाती निज़ाम को बहुत ज़्यादा लोकल सतह पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जगह साहब ये भी बताइएगा, आप जो चेयरमैन हैं बहाल किया गया बलदियाती निज़ाम, लेकिन इख्तियारात फिर नहीं दिए गए, क्या आप समझते हैं बलदियाती इलेक्शन होंगे या कोई बड़ा लॉलीपॉप? ये तो जाहिर है गवर्नमेंट, वही मैंने पहले जो रोना यही तो रो रहे हैं कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है MNA MPs वो अपने इख्तियारात को लोकल सतह तक भी इस्तेमाल करने के लिए वो छोड़ना नहीं चाह रहे, हालांकि उनको जाके असम्बलियों में काम करना चाहिए, तो ये देना ही नहीं चाह रहे। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमेशा जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने एक वादा ज़रूर किया है कि हम बलदियाती निज़ाम को ऐसे कर देंगे, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। काश ये ऐसा प्रैक्टिकली हो जाए, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। व्यूअर्स, जैसे कि आप बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू जो है वो सुन रहे हैं। गाजी मोहम्मद उमर का ये कहना है कि बलदियाती निज़ाम जब तक मजबूत नहीं होता, आम आदमी जो है वहाँ तक सम्राट जो हैं गवर्नमेंट के वो नहीं पहुँच सकते, चूँकि जब आम आदमी तक सम्राट नहीं पहुँचेंगे उसकी बड़ी वजह यह है कि जो बलदियाती नुमाइंदे होते हैं वो निचले सतह तक आम आदमी से अटैच होते हैं और तमाम मसाइल जो हैं, इलाकाई मसाइल जो हैं वो जानते होते हैं, जबकि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली हैं उनको असम्बली में वहाँ कवानीन के लिए काम करना चाहिए, वहाँ इख्तियारात नीचे जो मुंतकिल होते हैं वहाँ के फ़ंड्स जो कि दस्तयाबी के लिए काम करना चाहिए ताकि तमाम इलाकों में तरक्की जो है वो यकीनी तौर पर देखी जा सके। लेकिन एक लंबे अरसे से ऐसा देखने में आ रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद सवालात पूछते हैं। भाई साहब ये फरमाइएगा, सुनने में आया कि घर वालों के बड़े लाडले हैं आप, नखरे शखरे भी करते हैं, और कितना ज़्यादा तंग किया घर वालों को बचपन में, क्या रूटीन है ये, कोई फैंटी शैंटी भी भाई? जी, जब हमारा बचपन था तो तब तो इतने नखरे वगैरह होते ही नहीं थे। हम 12 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी हिम्मत है मेरे वालिदैन की, उन्होंने सबको अच्छे से अच्छा पढ़ाया, सारा कुछ किया। नखरे भी एक लिमिट के साथ होते थे, लेकिन तब इतने नखरे नहीं थे जब जितने आज के दौर में। आज के बच्चे, हमारे बच्चे, हमें उनके वो खाने का भी, नाश्ते का भी, ये बेटा खा लो, ये कर लो, ये कर लो, तो इसके बावजूद उनके नखरे इतने ज़्यादा कि हमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो उनको छोड़ के आने तक, उनको ले के आने तक माँ बाप की इतनी ज़्यादा फ़िक्र, फिर उनकी ट्यूशन का मसला, उनके पढ़ने तक का कि जी वो ये ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा। तो हमें तो कोई पूछता ही नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, अपना माँ बाप जो वो जितना हो सकता था वो ख्याल करते थे। तो लेकिन हमारे दौर में इतने नखरे नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी मैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा हूँ, मेरे बाकी बहन भाई जो हैं वो ज़्यादा बाहर भी हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, तो यहाँ पे मैं बड़ा होने के नाते तो सबका लाडला हूँ, सबका ख्याल रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबके साथ अच्छा पेश आने से ही सारे मामलात अच्छे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को ऐसे ही चाहिए कि हर कोई अपने छोटे भाइयों के साथ, बहनों के साथ अच्छा सलूक पेश करे, अच्छा सलूक करे, तो ज़ाहिर है फिर इन रिटर्न प्यार ही आपको मिलता है। सब स्कूल से भागने का इत्तेफाक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी आप सुन के अजीब आपको शायद फ़ील हो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह MBA मार्केटिंग किया 97 में। तो मैंने MBA करने तक कभी स्कूल से छुट्टी करने का, जैसे वो फुट गए जाके वो कोई चनियोड़ जा रहा है, कोई गट वाला होता था हमारे पार्क, वो कोई वहाँ पे चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है। मैंने साइंस कॉलेज समनाबाद से FSC की, मैट्रिक मैंने क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल से किया। तो MBA ये तब तो एक ही अदारा था, कॉलेज ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से मैंने MBA किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक एक छुट्टी की नहीं है, और यही चीज़ मेरे बच्चों में भी है। तो मेरे बच्चे भी आज तक का रिकॉर्ड है कि एक बेटी FSC कर रही है, बेटा 10th में है, तो उन्होंने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं की। तो कैसे सब हमारा जो तलीमी ढांचा है, स्ट्रक्चर देखते हैं, तलीम के वाले से हर दौर में कहा जाता है कि इसको बेहतर बनाएंगे, शराखमंदगी बहुत कम है,
तो क्या कहेंगे आप? तो चूँकि खुद भी पढ़े लिखे हैं, बहन भाई भी पढ़े लिखे हैं, बच्चों को भी अच्छी तालीम दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे हुकूमत वक़्त को तालीमी ढांचा सिर्फ अला नहीं करने चाहिए या बेहतर करना चाहिए? तालीमी इस्लाहात बाज़ार नज़र नहीं आ रहे। जी, इसका अलमिया ये है कि हमारा जो एक ही वो पैटर्न जैसे हमने शुरू से देखा है, वो रट्टा सिस्टम। तो रट्टा सिस्टम जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं यूरोप में गया हूँ, वहाँ पे भी देखा है प्रैक्टिकली लोग चीज़ों को लेते हैं। कोई भी तालीम है, किसी के ऊपर वो बर्डन नहीं डाला जाता कि आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने यही करना है। आप कोई बच्चा जिसका जिस तरफ को ज़हन जाता है, जो वो करना चाह रहा है या उसके अंदर जिस किस्म की एबिलिटीज़ हैं, उसको उस तरफ लेके जाया जाता है और उसको मौका दिया जाता है कि आप ये इस तरफ जाएं, आपका दिमाग इस तरफ ज़्यादा पिक कर रहा है, तो उसको उस फील्ड में भेज के उससे वो उसकी सलाहियतों का फ़ायदा लिया जाता है। यहाँ पे हमारे बच्चे को पहले दिन से ही होता है कि बेटा आपने डॉक्टर ही बनना है, बेटा आपने इंजीनियर ही बनना है, बेटा आपने फ़लाँ ही बनना है। तो बेटे के अंदर क्वालिटी वो हो ना, वो कुछ और करना चाह रहा हो, पहले तो ये अलमी है। दूसरा, हमारा जो तालीमी स्ट्रक्चर है ऐसा बिल्कुल पूरी दुनिया में नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इसको यकसर ख़त्म करना चाहिए। प्रैक्टिकल एक चीज़ें होनी चाहिए। हमारा लॉ भी है तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन वो ओरिजिनल है ही नहीं है। प्रैक्टिकली हमें जाके वो बार में जाके या अपने कचहरी में जाके वो कुछ और सिस्टम मिलता है। पढ़ाई का वहाँ पे कोई आपका अमल दखल ही नहीं इतना ज़्यादा होता। वो कह लें कि 30% भी नहीं है। तो अगर दूसरा भी चीज़ें और चीज़ें भी देखी जाएँ तो उसमें हमारा कोई प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी तालीम का बाहर से कुछ पिक करना चाहिए, कुछ अपने अदारों को ऐसे एक तो खुद मुख्तारी देनी चाहिए। अब इतनी ज़्यादा बोगस डिग्रियां मिल रही हैं जी, वो हमारी इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा है तालीम के अंदर, अदारे खुद मुख्तार नहीं हैं। अदारों को कम से कम खुद मुख्तारी देनी चाहिए, उसके साथ साथ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसी की नहीं होनी चाहिए। तो अदारे अगर खुद मुख्तार हो जाएं और उनको एक डायरेक्शन अच्छी दे दी जाए कि अच्छे लोग पैदा करो, जो साइंटिस्ट हैं तो उनको बाकायदा साइंटिस्ट बनने के लिए मौके पैदा करने चाहिए। बच्चे को शुरू से उसकी एक वो देखनी चाहिए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो बच्चा किस तरफ जाना चाह रहा है। उस फील्ड में उसको प्रैक्टिकली उसको देना चाहिए। खा वो प्लम्बर ही बनना चाहे, देखिए ना, एक बच्चे में हार्ड वर्किंग नहीं है, वो दिमाग इंटेलिजेंट नहीं है, वो एक प्लम्बर अच्छा बन सकता है तो उसको अच्छे लेवल का प्लम्बर बनाया जाए। किसी को इलेक्ट्रीशियन अच्छा बनना चाह रहा है, उसका दिमाग उस तरफ का वो बनाना चाहिए। तो देखना चाहिए बच्चों को शुरू से, उसको वो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा के कि इसका माइंड किस तरफ को इसकी रुझान है और उस फील्ड में उसको डाला जाए। ये एक सुपरविजन जो है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए और माँ बाप के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारे मामलात अगर हों तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर विजन है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही नहीं है। जस्ट उसकी डायरेक्शन को चूज़ कर लिया जाए और बच्चों को उसका मौका फराहम कर दिया जाए तो इंशाल्लाह हमारा ये सारा सिस्टम जो है बहुत अच्छा हो सकता है। गाजी साहब, हुकूमत तो कहती है अदारों को खुद मुख्तार बना रहे हैं, अदारों को पूरा इख्तियार दे रहे हैं, अदारे आज़ाद हैं, अदारे सारा कुछ कर रहे हैं। देखें मैं एक लोकल सतह के ऊपर एक चेयरमैन होने के हैसियत से जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, एक इतने लेवल पे बंदे बैठे हुए, उनको ये नहीं पता चल रहा कि अगर हम एक पुलिस वाला रिश्वत वो कैसे लेता है, क्यों लेता वो। उसने चोर को अभी पकड़ा नहीं होता, वो रास्ते में जा रहा होता है तो किसी MNA का MP का उसको फ़ोन चला जाता है, किसी बाअसर शख्स का उसको फ़ोन चला जाता है, उसको पहले ही पता है कि इसको मैंने छोड़ना ही छोड़ना, तो वो ज़ाहिर है उससे कुछ ले लेगा, उसको पहले ही उसको ले दे के फ़ारिग कर लेगा। मतलब हमारे अदारों में मुदाखलत इस कदर है कि हमारी एक्सेस जो है, डायरेक्ट चोर पकड़ा गया उसके साथ अंदर जाके हम उसके मीटिंग कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, उसको बता रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है कि चोर एक है या एक वो नशा बेचने वाला है। वो नशा बेचने वाला जो है वो जनाब आप उसके साथ जाके मीटिंग करें, डायलॉग करें, तो नशा बेचने वाले के पीछे 1000 बंदे जो हैं उसकी मुदाखलत हो रही है। तो MNA वो जो SHO है या कोई पुलिस वाला कोई है, कोई तफ्तीशी है या कोई भी बंदा है, वो कैसे उसको जो है वो पकड़ सकता है। इस सेटअप से बेहतरीन इस सेटअप को बनाने का वाहिद तरीका ये है कि किसी की एक्सेस ही ना हो चोर तक। किसी ने पकड़ा चोर, उसका किसी को पता ना हो कि ये किसने पकड़ा और कहाँ लेके गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि विद इन डेज़ ये सारा मामला ठीक ना हो, नशा हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, जुराइम हमारे अंदर से सारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए। तो ये MNAs MPs का ये इसके दस्तरस में ही ना हो कि कोई MNA फ़ोन करे। क्यों करे भाई,
MNA का क्या काम है किसी चोर की कोई सिफारिश करे, कोई गलत नशई बंदा है या कोई नशा बेचने वाला उसकी कोई सिफारिश करे? ये हमारी अदारों की इस हद तक जो है ना आज़ादी ज़रूरी है कि उनको कोई नाजायज़ फ़ोन ही ना कर सके, बल्कि उनको पता ही ना हो कि वो कहाँ पे गया है। उसका चोर का वो अदालत में जाए, वो अपना केस अलहदा से लड़े, प्रूव करे कि ये हमारा चोर है या नहीं है। तो ये अगर अदारे खुद मुख्तार हो जाएंगे तो हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। वैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि चोरों को पकड़ा है और बिल्कुल उनको NRO नहीं देंगे। क्या आप समझते हैं जितनी करप्शन की बातें हुई हैं, ताल कोई वसूलियाँ हुई हैं, कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं, सियासी तौर पर साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर भी इल्ज़ामात हैं, दीगर लोगों पर भी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, तो क्या आप समझते हैं वाकई वो करप्ट हैं या वाकई हुकूमत ने चोर पकड़े हैं? कुछ मुल्क का बेहतरी होगी, कुछ सिस्टम चेंज होता देख रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ सियासी तौर पर मुल्क को मफलूज किया गया है या कोई बेहतरी की उम्मीद देखते हैं? देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई बंदा चोर है या जिसने कोई चोरी की है या जिसका कोई फॉल्ट है जहाँ पे भी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में एज़ पर माई ओपिनियन आज तक मुझे ऐसा कोई चीज़ का कोई नज़र नहीं आया। अगर देखें मेरा कोई ताल्लुक़ वाला है वो चोर है तो वो चोर नहीं है, अगर मेरा कोई ताल्लुक़ वाला वो नहीं है तो वो चोर है। ये कोई सिस्टम दोगलापन यहाँ पे चलना नहीं चाहिए। बातें हमेशा होती रही हैं, हर बंदे ने यही कहा जी कि मैं उसको ऐसे कर दूँगा, मैं उसको ऐसे घसीटूँगा या मैं इसको ऐसे मैंने मार देना है, इसको जी सज़ाए मौत दे देनी है। वो यार किसी को दो तो सही, पता तो चले कि ये कौन बंदा गिल्टी है। तो गिल्टी बंदे को किसी को साबित भी कोई नहीं हो रहा और मामलात भी वहीं के वहीं हैं। अब करप्शन का लेवल अब जो है अब उससे पहले से भी ज़्यादा है। अवाम तो चाह रही हैं, मैं एज अवाम, मैं अवामी नुमाइंदा होने के नाते, एक अवाम होने के नाते मैं कहता हूँ कि जो भी चोर है उसको सज़ा दी जाए, खा वो मेरा भाई है या वो किसी का भाई है, खा वो कोई भी है। एक मेरिट होना चाहिए, जो बंदा गलत है उसको फौरी सज़ा दी जाए। ये जो है ना पसंद नापसंद वाली सियासत, ये जब तक होती रहेगी हमारे मुल्क ने यहीं रहना है। ये हमारा मुल्क तरक्की कभी नहीं करने वाला। पसंद नापसंद को छोड़ के अगर किसी में ये जुर्रत है कि इससे बालातर हो के कोई बंदा काम करना चाहे तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी तेज़ी से ये तरक्की कर सकता है। अगर इलेक्शन होता है तो क्या आप समझते हैं, आवाम तो चाहती है कि अब आप चेयरमैन नहीं इससे आगे आएँ, आप एक बड़े इलाके की भागदौड़ संभाल लें, MNA का इलेक्शन लड़ें, MPA का इलेक्शन लड़ें, तो आप क्या देख रहे हैं? बल तो इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, अगर होते हैं तो क्या आवाम की जो ख्वाहिश है उधर भी देखेंगे या क्या क्या चाहते हैं? देखिए जी, मैं तो अपने तय जितना मेरा हल्का अहबाब है या मेरे जितने जानने वाले लोग हैं, हमारे मुल्क में जहालत का आंसर बहुत बड़ा एक जो ड्रॉबैक है हमारे मुल्क में। मैं अवेयरनेस अपने तौर पे हर बंदे को देने की कोशिश करता रहता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है। देखिए, अगर हमें MNA और MPA का मतलब भी पता नहीं है और माज़रत के साथ हम MNA और MPA हैं, तो उस MNA MPA का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अपनी अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मैं अब बाबे जो इख्तियार हैं, बड़े जो हमारे हैं, जो भी हैं, मेरी अगर आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो मेरी खुदा रहा उनसे ये इल्तमास है, कोई इसका क्राइटेरिया रखा जाए। MNA का कोई तालीमी मयार होना चाहिए, उसको कम अज़ कम को खुदा के वास्ते, वो मुल्क का फ़ायदा इसमें है कि कम अज़ कम उसको ये तो हो कि मुईशत होती क्या है, उसको ये तो पता हो कि मुईशत को अगर हमारे पास एक 100 रुपये है, देखिए ना, हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये होता है किसी मुल्क के लिए तरक्की का एक सबब कि उसको समझना कि वो मुल्क में हमारे में पैसे कितने हैं, हमारे ऊपर कर्ज़े कितने हैं, हमारा मामला कैसे आगे चल सकता है, हमारी मुईशत का हाल क्या है, हम इसको बेहतर तरीके से आगे कैसे लेके जा सकते हैं। अगर वो कोई बंदा अनपढ़ है जिसको इसका ही नहीं पता कि मैं MNA किस लिए बना हूँ, या मैं MNA हूँ तो इसका मतलब क्या है, या मैं MP हूँ तो इसका मतलब क्या है, वो कम अज़ कम अल्लाह का वास्ता इन लोगों की कोई तालीमी मयार बना दें, इनका एक क्राइटेरिया रख दें। कोई अनपढ़ MNA MPA ना बने, कोई MNA MPA ये ना हो कि वो सड़कें बना रहा है। वो यार क्या स्टूपिड हमारे मुल्क का ये निज़ाम है कि हमें यही नहीं पता कि एक MNA जो है वो नालियाँ बनाने का उसका काम नहीं है, उसका काम है जाए बेस्ट रिसोर्सेज कैसे यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल
कैसे करना है। वो देखो मुल्क माड़ा तगड़ा जैसे भी है, लोग नीचे से ही ऊपर जाते हैं। चाइना ने कैसे तरक्की की है, विजनरी लोग आए, उनकी अपनी दिमाग अपना उनका काम करता है। जाके असम्बली में बहस करने वाले हों, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वो तो नालियों के ऊपर लड़ रहे हैं, अपने फंड्स के ऊपर लड़ रहे हैं जिससे उनको कमीशन मिलता है। ये क्या स्टूपिडनेस है। अदारों को मजबूत करना, ये जब इनकी इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए, MNA MPs का एक उनको मतलब पता चल जाए, मैं कम से कम इंशाल्लाह मैं इस विजन के साथ MNA या MPA जो भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो मैं इस विजन के साथ अपने अवाम को, अपने इलाके के लोगों को मैं कम से कम पहले ये बताऊंगा कि खुदारा मेरे से तवक्को ना रखो कि मैं आपकी सड़कें बनाऊंगा, आपकी मैं नालियां बनाऊंगा, आपके मैं गटरों की सफाई करवाऊंगा। नहीं, मैं करवाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम जो होगा, मैं असम्बली में जाके वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो सकता है, कच्ची सड़कें हों, मेरा विजन है कच्ची सड़क हो और उसका जस्ट ड्रेनेज आप सिस्टम सेट कर दें, उसकी ड्रेन निकलने का इंतज़ाम हो जाए। हम अपने गांव से पैदल ये सरगोदा रोड तक आते रहे हैं तो कभी कोई वहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता था। अब पक्की सड़क बनी है, ऊपर पानी खड़ा हुआ है। क्यों पानी खड़ा हुआ है? हमारा ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, हमारा सुई सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम अगर ऐसे बन जाए, ये अपने अपने मामलात अपने अपने लेवल को पहचान लें लोग, तो ये सारे मामलात हमारे हल हो जाएंगे। और मैं इंशाल्लाह यही बात अपने वज़ीर आज़म तक, हमारे वज़ीर आज़म है, अल्लाह ताला उनको इस तरफ ले आए, अल्लाह ताला उनकी ज़ेन की जो है वो ऐसी अक्कासी कर दे कि कम से कम आने वाले वक्त में ऐसा हो, कोई MNA बने तो वो MNA वाकई किसी लेवल पे हो, वो माहिर मुईशतदान हो, वो कोई लॉयर हो, कोई वो इस लेवल का हो कि वो कुछ मुल्क के लिए कर सकता हो, कोई वो फाइनेंस का कुछ जानता हो, उसको पता हो कि हमारे डेट्स का क्या है, हमारे क्रेडिट्स क्या है, हमारा जो रिज़र्व फंड्स क्या होते हैं। ये तो MNA MP किसी को पूछ के तो देखे, कोई क्वेश्चन आप करें मुल्क के बारे में कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या विजन है। एक बंदा जो है वो नहीं बता सकता, बड़े कम लोग हैं। अगर 5% लोग आपके मुल्क के जानते हैं तो डूब मरने वाली बात है। इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह मैं इस विजन के साथ, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर इस विजन के साथ अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपने इलाके की, अपने सारे लोगों की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह मैं काम करने के लिए। साहब, महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया और वज़ीर आज़म साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो वो कहते थे कि महंगाई ख़त्म करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम को सहूलत देंगे। और अवाम अब जिस हाल में जी रही है और वो महंगाई का लेवल जहाँ पर पहुँच चुका है, आम आदमी का जीना मुश्किल नहीं बल्कि आम आदमी क्यों जी रहा है। अब सवाल ये बन रहा है कैसे जी रहा है, ये सवाल बनता है। आटा कहाँ पहुँच गया है, घी कहाँ पहुँच गया है, चीनी कहाँ पहुँच गई है, बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए हैं, स्कूल की फीसें। ये आम आदमी तो बिल्कुल, इसीलिए मज़दूर आदमी शायद इसीलिए दुनिया में आया कि वो सुबह शाम ये सोचता रहे देने कितने कितने। सर, मैं आपको इस सिलसिले में जस्ट एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ, या एक मेरी जो विज़न है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी विज़न है, मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ। अगर इस विज़न का आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए तो अगर मेरे जैसा है गाँव में रहने वाला ये विज़न रखता है तो मुल्क चलाने वालों की विज़न कैसी होनी चाहिए, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। मैं कहता हूँ जी, चीनी का जो बहरान है, चीनी का बहरान हमारा खुद साख्ता है। वज़ीर आज़म साहब आज अगर ये स्टेप ले लें मेरे कहने पे, अल्लाह उनका भला करे, ये नस्लों का सवाल है। एक स्टेप ये ले लें कि चीनी जो है उसके बारे में टीवी पे मीडिया कैंपेन चला दें कि जी ये चीनी जो है ये सफ़ेद जहर है, ये वाइट पॉइज़न है, इसको इस्तेमाल ना किया जाए, इसको इस्तेमाल ना किया जाए और इसके इस्तेमाल करने वालों के ये नुकसान आते हैं, उनको ये क्या क्या नुकसान और रियल में ये हो रहा है। इसके मुतबादल देखें, ये माफिया है, ये एक माफिया है, चीनी माफिया, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, ये होने भी नहीं देंगे। लेकिन अगर कर जाए कोई, उनको ऐसे डिस्करेज किया जाए, चीनी माफिया से जान छुड़वाई जाए, चीनी के ख़िलाफ़ एक जिहाद किया जाए कि ये इस्तेमाल ना किया जाए। उसके पैरेलल जस्ट किसानों को फैसिलिटेट कर दिया जाए, जहाँ पे उनको खरबों रुपए की वो देते हैं, वो क्या उसको सब्सिडी देते हैं, तो वो सब्सिडी देने की बजाय
एक ज़िम्मेदार है उसको आप 2 लाख 3 लाख ये मुनासिब एक अमाउंट में एक छोटे लेवल की मशीन लेके दें जिससे वो गुड़ और शक्कर बनाए, ऑर्गेनिक्स की तरफ लेके आए। दुनिया सारी ऑर्गेनिक्स की तरफ आ रही है, आना पड़ेगा लोगों को कि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये हमारे फ़ायदेमंद हैं, ये जो दूसरी ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ये हमारे नुकसान में हैं। तो वो ज़मींदारों को ये फैसिलिटेट करें, 2-3 लाख खुद से कोई ऐसी वो मशीनरी उनको प्रोवाइड की जाए, वो गुड़ और शक्कर बनाए, लोकल सतह पे वो बेचें, ना स्मगलिंग हो उसकी, ना किसी का कोई ऐसा कोई हो, छोटे लोग ऊपर आ जाएंगे, उनके लिए जन्नत बन जाएगी, उनके वो कमाद लगाने का, उनकी फसलें लगाने का उनका मकसद हल हो जाएगा। उनको खुली छुट्टी दी जाए कि हाँ जी अपने अपने इलाके में अच्छी पैकिंग करो, उनको पैकिंग की सहूलतें दी जाएं कि ये यार ये गुड़ है, ये इसकी कीमत इतनी होगी, इससे ज़्यादा आप कीमत नहीं कर सकते। तो वो गुड़ और शक्कर जो है वो लोकल सतह पे हर जगह पे अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, लोग भी सेहतमंद हों, किसान भी खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो खुशहाल हो जाए और इनसे जान भी आपकी छूट जाए। इनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप चीनी सस्ती करो, ना करें सस्ती, उनको कहो कि 500 रुपये किलो बेचो, कोई लेने वाला होगा तो लेगा ना। तो ये एक सिंपल एक मेरा ये है विजन कि अगर इस विजन के मुताबिक अमल कर लिया जाए तो विद इन नो टाइम ये सारा माफिया भी ख़त्म हो जाएगा और किसान जो बेचारे डिज़र्व करते हैं, जिनकी फसलें हैं, वो ताजर और तिजारत करने वाले बन जाएं, वो उनके पास एक जो है ना मैन्युफैक्चरिंग लेवल आ जाए, उनकी विजन बड़ी हो जाए, वो बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी कर लो। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गाजी मोहम्मद उमर की तल्ख़ व शरीन गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने इनके जो थॉट्स हैं उनकी वाइड रेंज को भी आज चेक किया, वाइड रेंज भी देखी कि शऊर जो है वो कहाँ तक होता है, और जब इंसान तलीम याफ्ता होता है तो फिर जो शऊर के दरीचे खुलते हैं वो कहाँ कहाँ खुलते हैं। और आज इतनी अहम गुफ्तगू मुल्की मसाइल पर रही है, आप इससे मुतासर भी हो रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा विजन कहाँ तक बेहतर होना चाहिए। नाज़रीन, हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने बुसीदा ऐसे निज़ाम देखे हैं जिनसे मुल्क तरक्की नहीं कर सका। ये आज का सबसे अहम सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ रहिएगा, और ये सवाल बहुत अहम होगा। गाजी साहब, आज आके हमारे पास यूथ बचती है, हमारे नौजवान बचते हैं, हमारा मुस्तकबिल ये नौजवान है, तो क्या पैगाम देंगे नौजवानों को कि वो रस्मन सियासत से किस तरह बाहर निकलें, ये लॉलीपॉप सियासत से किस तरह बाहर निकलें, और ये वतन अज़ीज़ जो बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी शहादतों से और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया है। और यहाँ की आवाम जो लोग देखें, वतन एक जगह छोड़कर जब आते हैं, जिस तरह से आपने फरमाया कि लाइन में उनको गोलियों की बुछाड़ की गई उन पर और शहादतें हुई, इस तरह के वाक़यात गली गली बाज़ार बाज़ार हैं जहाँ लोग रहते हैं, उन जितने शहीद हुए हैं तो दिल उनके आज भी रंजीदा हैं। यूथ हमारे पास बची है, हम इनको किस ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं, क्या कहेंगे यूथ से, किस ट्रैक पर रहे और पाकिस्तान जो है दुनिया में अपना जिस तरह से एक नाम है उस पर आए? जी, मेरा यूथ के लिए ये पैगाम है, अगर खुदा के वास्ते आप इस सियासी जो रवायती सियासत है उससे हट के बात को सोचना शुरू कर दें। हमारी जो जहालत है हमें बहुत पीछे ले गई है। तो हम पहले तो अपने जो डिमांड्स हैं, अपने जो वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एमएनए एमपीए से कि हमारा एमएनए जो होगा वो 15 गनमैन हों और 15 उसके साथ वो दूसरे बदमाश किस्म के लोग हों, तो वही हमारा एमएनए हो सकता है। या एमपीए है तो उसका भी हमारा यही मयार है। आम बंदे को जो जीनियस लोग हैं या जो शरफा लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी विजन है, जिनको पता है कि मुल्क को कैसे चलाना है, उन लोगों को हम समझते हैं कि ये हमारे लिए इन्होंने हमारा क्या करना है, या ये हमारा थाना कचहरी क्या करेंगे, या ये हमें अगर हम पकड़े गए कहीं पे, यार ये हमें ये तो छुड़वा ही नहीं सकता कोई शरीफ बंदा। यार हमारा ये मामला नहीं है, हमारे मुल्क का मामला है। हमें अपने मुल्क के लिए अब सोचना शुरू करना चाहिए। हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस जो रवायती जो सियासी निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाए। जो बंदा एक अपने साथ 2 गनमैन रखता है, इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है, उसका किसी के साथ कोई मसला है, वो अपने डर की वजह से उसको रख रहा है। क्यों इन लोगों को हम वोट देते हैं, क्यों इन लोगों को, खा वो किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी को नहीं प्रमोट करना चाह रहा या मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे लोगों की ज़रूरत है। हमें सिर्फ विजनरी लोगों की ज़रूरत है। हमें उन लोगों की ज़रूरत है जिनको कम से कम ये पता हो कि एमएनए का मतलब क्या है। उसने लेजिस्लेशन करनी है, एमपीए ने अपने लेवल पे, सूबाई लेवल पे लेजिस्लेशन करनी है, और हमारे पास जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना है। और अगर हम ये लोग आप अपने आप सोचना नहीं शुरू करेंगे, इन लोगों को नहीं लेके आएंगे, फिर देखें हमारा अलमिया क्या है,
हम लोग एक जो MNA बनता है अब कम से कम 12 से 15 करोड़ रुपया, बल्कि 20 करोड़ लिमिट ही नहीं रही है। अगर एक बंदा गलत इतने पैसे लगा के MNA बनता है जिसकी बुनियाद ही गलत हो गई, उससे हम तवक्को रखते हैं कि ये अच्छा बंदा बनेगा, ये हमारा काम करेगा, उसने पहले अपने पूरे करने हैं। ये एक दुनिया का निज़ाम है। ऐसे ही MP है, कितनी हद तक पहुंच चुके हैं हम लोग, और वो इतना ज़्यादा ख़र्चा हमारे ऊपर ही आफ्टर ऑल वो पड़ रहा है, हमें ही वो फिर वो मुख्तलिफ अंदाज से लूटते हैं। तो हमें खुदारा इस चीज़ से अब निकल जाना चाहिए। हमें उस बंदे को वोट देना चाहिए जो जिसकी अकल काम कर रही है, जिसको दिमाग अल्लाह ने दिया है, जो पढ़ा लिखा है, और वो खर्चा नहीं कर रहा, आप पे नहीं खर्चा कर रहा, ना करे, आपको वो कुर्सियां लेके नहीं दे रहा, आपकी लोकल सतह पे 1-1 हज़ार रुपया आपको नहीं बांट रहा। उसने एक दफ़ा बांट दिया, दोबारा आपकी कभी उसने बात नहीं सुननी। तो खुदारा हम इस रवायती सियासत से निकल आएँ और उन लोगों को सिलेक्ट करें जिन्होंने कानून साजी करनी है, जो मईशत को जानते हैं और मुल्क को आगे लेके जाने वाले हैं। वो एक दफ़ा जीत के आपकी तरफ आए ही ना आपको पूछें, वो जाके कम से कम आप देखें कि असम्बलियों में जाके आपके लिए लड़ रहे हैं, और आपके लिए लड़ने की वजह से आपका मुल्क आगे निकल गया। आपने उनका चेहरा देख के क्या करना है? छोड़ दें इस रवायती सियासत को, छोड़ दें इन चीज़ों को, और अपने मुल्क के लिए सोचें और अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे और आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी। इस सारी गुफ्तगू का मकसद उन तमाम हक़ाइक़ को सामने लाना है, उन बातों को सामने लाना है जो वतन अज़ीज़ को दुनिया में सबसे आगे लेके आ सकते हैं। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे और गाज़ी मोहम्मद उमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।